हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि लास्ट क्लास में कि हम बेसिक कंसेप्ट्स देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक से हमने स्टार्ट किया है। अब जो है आपका नेट का जो सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती है वो कितने टाइप की होती है, क्योंकि रिएक्शंस को आगे पढ़ना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, रिएक्शंस ही तो है। रिएक्शंस, रिएजेंट्स और जो है इंटरमीडिएट्स क्या बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन। तो रिएक्शंस होती कितने टाइप की है और कहाँ कहाँ कौन से टाइप की रिएक्शंस हो सकती है, मैकेनिज्म कितने टाइप की होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आगे आगे के जो टॉपिक है हमारे, जैसे आपके बेसिक में जो आता है इंडक्टिव इफेक्ट है, और जो है हमारा रेजोनेंस है। रेजोनेंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी क्लास आपको मिल जाएगी जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके। और इसके अलावा जो टॉपिक्स है बेसिक में इंडक्टिव इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ये हमें समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के अंदर कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। तो आपको इतना समझना है कि कहाँ पे बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी है और कहाँ पे बॉन्ड टूटने की प्रोबेबिलिटी है, कौन से रिएजेंट जो है कैसे एक्ट करेगा, ये चीज़ें समझनी है। और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले जो है एक बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो इतनी आसान नहीं है कि उसको आप जो है ऐसे कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दो। फिजिकल में है ऐसा, फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू कर सकते हो, थर्मो स्टार्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक टॉपिक के अपने जो है छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, उसका आपस में इंटरलिंक बहुत ही कम है। कुछ चीज़ों का है बट उनका आपस में कोई खास इंटरलिंक इतना नहीं है। थर्मो आप अलग से पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रो अलग से पढ़ सकते हो, सॉलिड अलग से पढ़ सकते हो। सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं और सबके अपने अपने फॉर्मूलाज हैं और सीधे जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के साथ भी सेम है। शुरू के 3 बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर्स जो है या यूनिट्स को अलग कर दो, केमिकल बॉन्डिंग, एटमिक स्ट्रक्चर और जो है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हुई। इनके अलावा जो है आप हर एक टॉपिक को अलग से पढ़ सकते हो, कोऑर्डिनेशन अलग से पढ़ सकते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक अलग से पढ़ सकते हो। आपस में इंटरलिंक इतना ज़्यादा नहीं करते, पर ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं वो जो है, जैसे आपकी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट में कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें, जो भी कंसेप्ट्स लगेंगे वो सारे बेसिक कंसेप्ट होंगे। चाहे आप फोटोकेमिकल रिएक्शन देख लो, वहाँ पे क्या आएगा, फोटोकेमिकल में फ्री रेडिकल्स बनेंगे एज ए इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल का आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितने स्टेबल होते हैं। उसके बाद जो बाकी की रिएक्शंस हैं, रीअरेंजमेंट हुआ आपका, ठीक है, वहाँ पे कौन सा स्टेबल है, किसका माइग्रेशन होगा, कौन से, और जो आयनिक रिएक्शन है उनमें कार्बोकैटायन, कार्बोएनायंस बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ें हर जगह आएंगी, जो ये चीज़ें। और ये बेसिक छोटा मोटा नहीं है कि 2-4 कंसेप्ट पढ़ लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक में और उनको मतलब डिस्कस करना मेरे ख्याल से पहले ज़रूरी है। एक सिस्टमेटिक स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्ज़ाम इतना ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कुछ भी पढ़ के चले जाओ और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पढ़ के तो आप कुछ भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको कितना पढ़ रहे हो, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, कौन सी जगह से पढ़ रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आपने उसको पढ़ लिया नॉर्मल, आपने अपना टॉपिक ख़त्म करना है घंटे में, चाहे जहाँ से पढ़ लिया ख़त्म कर दिया, बट आपको वहाँ से क्वेश्चन मिला ही नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है डे बाय डे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल जो है इम्प्रूव होता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कम्पीट करते हैं पहले के कंपैरिजन में। और जितना कंपटीशन बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा जो है अब मैटर भी अवेलेबल हो गया, अब इंटरनेट है, जो है ऑनलाइन कोचिंग्स है, ऑफलाइन कोचिंग्स है, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लोगों के कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की भी, स्टूडेंट की भी। स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो हर एक कंसेप्ट को डीप में जाके पढ़े, ऊपर ऊपर से ना पढ़े, इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली। और किसी एग्ज़ाम में अगर CUET है या नीट है,
इन दोनों में मे बी आप थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ के काम चला लो, हालांकि उनमें भी बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, पर नेट का एग्जाम आपसे बहुत ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस मांगता है हर एक टॉपिक की। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप हर एक टॉपिक को, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका पहले एक बेसिक पढ़ो। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप हायर कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे और उसमें और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता जाएगा। एक लाइन को बार बार पढ़ोगे नहीं समझ आएगी, और एग्ज़ाम जून में ही होने वाला है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि जून का ही एग्ज़ाम क्लियर करे, तो पहले फोकस करो अपने बेसिक पे। जिस भी टॉपिक का बेसिक वीक है, चाहे ऑर्गेनिक का, चाहे इनऑर्गेनिक का, चाहे फिजिकल का, पहले वहां जाके बेसिक रिवाइज करो, उसके बाद जो है हायर चीजें पढ़ने की कोशिश करो। इसीलिए मैं बेसिक कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। तो अभी जो है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इनको जाके फिर हमें डिटेल में डिस्कस करना है। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है वो कौन सी है, SN1 और SN2। SN1 और SN2 रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी पूरा डिटेल में, कि कहाँ पे SN1 हो सकती है, कहाँ पे SN2 हो सकती है। फिलहाल जो है हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखनी है। तो रिएक्शंस जो है बेसिकली आपकी 4 टाइप्स की रिएक्शंस हो सकती है, जो मोटा मोटा क्लासिफाई किया गया है। ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर जाके बहुत सारी रिएक्शंस होती है, ये आपको पता है, जिनको हम नेम रिएक्शंस कहते हैं। पर 4 तरह की रिएक्शंस हो सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। कौन कौन सी? सबसे पहली है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता है सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज जब किसी दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है, एक चीज जब दूसरी चीज की जगह ले ले, उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ पे किसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? या तो किसी एटम का, या तो किसी ग्रुप ऑफ एटम का, है ना। या तो सिंगल एटम का सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे कि क्लोरीन है, Cl है ना, फ्लोरीन है, ये सब क्या एटम्स है। तो Br है, तो क्या है कि Br को Cl सब्स्टिट्यूट कर दे तो एटम का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। या फिर ग्रुप ऑफ एटम यानी कि फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि Cn है आपका, नाइट्रो है, मिथाइल एल्काइल ग्रुप हुए, एल्काइल का तो नहीं होता है। इसके अलावा जो है आपका OCH3 एल्कोक्साइड ग्रुप्स है। तो ग्रुप ऑफ एटम का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या फिर किसी सिंगल एटम का हो सकता है। तो ये हमें देखना होगा कि कौन सा ग्रुप कहाँ से निकल सकता है और कौन किसको निकाल सकता है। ये सब जो है आप जब पर्टिकुलर रिएक्शन करोगे तब पता चलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यूजुअली जैसे ये कार्बन एटम है, ज्यादातर रिएक्शंस जो है वो कार्बन एटम के साथ ही होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे हैं। कार्बन एटम के साथ, कार्बन के साथ किसी भी चेन में, किसी भी फ्रेमवर्क में, किसी भी रिंग में, जो पूरा आपका मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कोई ग्रुप जो है, जैसे यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, तो इस OH को अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ से जो है Cl- जो है आता है क्या, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन में क्या होगा? एडिशन का मतलब कुछ ऐड होना, और ऐड होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जहाँ पे कुछ ऐड होना है वहाँ पे स्पेस होना चाहिए, है ना। ऐड मतलब सिर्फ ऐड हो रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है, तो ऐड होने के लिए स्पेस होना जरूरी है। और स्पेस मतलब अनसैचुरेशन, और अनसैचुरेशन से आपको याद आया होगा कि कौन कौन से कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब पाई बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन की ही टेंडेंसी है सबसे ज्यादा, वैसे तो बाकी भी बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है, पर सबसे ज्यादा टेंडेंसी कार्बन की है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर एक सिग्मा है, एक पाई है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्मा है और 2 पाई है। तो वे कंपाउंड जिनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, चाहे वे आपके कौन से हो, डबल बॉन्ड वाले हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाले हो, उनको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि इनके अंदर आप कुछ ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो? पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है सिग्मा के कंपैरिजन में, तो ये फट से टूट जाएगा और यहाँ पे कुछ भी ऐड होके सिर्फ सिग्मा बचेगा, और एक और नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, 2 और नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
तो एडिशन रिएक्शंस जो है सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ही देते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे एल्केन है, एल्केन में कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते। कार्बन ने 4 बॉन्ड जहां पे बना रखे हों, यहाँ पे आप बिना कुछ निकाले ऐड नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो है, जो एडिशन रिएक्शन है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मिलेगी, सैचुरेटेड में नहीं मिलेगी। उसके बाद आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूशन में कुछ नया ऐड हुआ और कुछ पुराना निकला, ठीक है। एलिमिनेशन में सिर्फ निकलेगा, मतलब जो है दो साइड वाले एटम से निकल सकता है, अल्फा बीटा हो सकता है एलिमिनेशन, अल्फा गामा हो सकता है, अल्फा अल्फा भी हो सकता है, यानी कि एक ही एटम से जो है 2 ग्रुप ऑफ एटम या 2 एटम्स निकल जाए। तो एलिमिनेशन में किसी भी कंपाउंड से, जैसे यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकल गया वाटर और आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। और एलिमिनेशन रिएक्शन में ज़्यादातर सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं, यानी कि इसकी उल्टी होती है, ये लगा लो, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट रिएक्शंस है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ना कुछ ऐड होता है ना कुछ निकलता है, जो आपके एटम्स थे वही दोबारा से रीअरेंज हो जाते हैं। यानी कि जैसे इसमें क्या है कि यहाँ से ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट हो गया है ना। तो इस तरीके से एटम्स और ग्रुप की शिफ्टिंग होती है विद इन द मॉलिक्यूल, उसको हम रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? दोबारा से अरेंज होना। तो वही चीज़ जैसे कि आप अपने रूम को करते हो, सारी चीज़ें जो है दोबारा से दूसरे तरीके से अरेंज करते हो, ये चीज़ इधर शिफ्ट करी, वो इधर शिफ्ट करी। कुछ भी अगर जो है किसी मॉलिक्यूल के अंदर से ना बाहर निकले ना कुछ बाहर से ऐड हो, जो कुछ था, जितने एटम्स थे, जितने नंबर ऑफ एटम्स थे उतने ही है, जो एटम्स थे वही है, बस वो रीअरेंज हो गए हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो होती है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती है। अब इसके बाद जो है एक एक रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी सब्स्टिट्यूशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैंने आपको जो है बताया है अभी अभी कि क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वे रिएक्शन जिसमें एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू कार्बन एटम, ये बात ध्यान रखनी है कि कार्बन से या तो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पे मैं जोड़ दूँ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, या फिर कार्बन से कोई एटम ऐसा जुड़ा हुआ हो जो कि निकल सकता हो, जैसे Cl है, Br है, I है। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम या दूसरे एटम के द्वारा, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। और ये जो है कितने तरीके की हो सकती है? ये 3 तरीके की हो सकती है। दोबारा से इनको आगे क्लासिफाई किया गया है। पहली है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी। दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होगा। और तीसरी हमारी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल आपको पता है इस टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानते हैं। न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इन तीनों के बेसिस पे यही अटैकिंग स्पीशीज होती है। मेनली जो हमारी अटैकिंग स्पीशीज होती है वो 2 होती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। पर जो है रेडिकल भी हो सकता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है या इन दोनों के थ्रू, उन्हीं के बेसिस पे जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। और इसमें से भी इनको भी आगे क्लासिफाई किया जाएगा, आगे पढ़ेंगे हम SN1 और SN2 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं अभी आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये तो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पर SN1 और SN2 से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आपके डाउट सॉल्व होंगे। अगर आपने SN1 और SN2 को अच्छे से पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ पे SN1 होगी, कहाँ पे SN2 होगी, ये समझना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो ये हम जो है डिस्कस करेंगे, इस पूरी एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी मैं, मे बी आगे आने वाली क्लासेस में। इसके बाद जो है एग्जाम्पल इसके देखिए, जैसे ये वाला है, मीथेन की रिएक्शन Cl2 के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। जब कोई रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में दी हुई हो तो सीधी सी बात है कि लाइट की प्रेजेंस में हमेशा रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटता है। अगर हेलोजन्स हो तो ज़्यादातर यही होता है। जैसे हेलोजन है, हेलोजन क्या है, Cl2 Cl के बीच में बॉन्ड है,
Cl के बीच में बॉन्ड है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ पे होगा, दोनों के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो यहाँ से जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो Cl के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। और कैसे टूटेगा, होमोलाइटिकली। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, ये अपना, यहाँ से Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो फ्री रेडिकल बना है आपका Cl फ्री रेडिकल, ये फिर अटैक करेगा इसके ऊपर। आगे इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। और यहाँ से बनेगा CH3Cl। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल ने H फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं H का सब्स्टिट्यूशन Cl के थ्रू हुआ है। तो इस टाइप की रिएक्शंस होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके अलावा बाकी एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इथाइल ब्रोमाइड, तो Br ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन OH के थ्रू, यहाँ से Br माइनस निकलेगा और OH माइनस इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल थी, ये न्यूक्लियोफिलिक। ये वाली भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको भी बताया, एडिशन रिएक्शन जो है सिर्फ उन कंपाउंड के अंदर होगी जिनके अंदर कुछ ऐड हो सकता हो। जैसे आपके पास एक हाफ ग्लास वाटर है, एक फुल ग्लास वाटर है, मतलब पूरा भरा हुआ ग्लास और आधा भरा हुआ ग्लास। तो जो आधा भरा हुआ ग्लास है आप उसी में कुछ नया ऐड कर सकते हैं, पूरे भरे हुए में नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को जिसमें कुछ ऐड होने के चांसेस है, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे आपका एल्कीन्स है, एल्काइंस है, ठीक है। तो एल्कीन्स और एल्काइंस जो है एडिशन रिएक्शन देते हैं, एल्केन्स नहीं देते। ये बात आपको याद रखनी है। और ये एलिमिनेशन का अपोजिट होती है। इसमें एक चीज और होती है जो समझने वाली है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन का चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो ब्लू वाले बॉन्ड है वो है सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। आपको पता है पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद बनता है पाई। ये वाला पाई है और ये वाला पाई है। और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, किसकी, पी ऑर्बिटल की। ये कुछ ऐसा होगा अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊं तो। इनकी ओवरलैपिंग, यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में ये वाली जो ओवरलैपिंग है, इससे बना है हमारा सिग्मा बॉन्ड। पीपी की हेडवाइज ओवरलैपिंग इसको कहते हैं। इस टाइप से ये वाली ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और ये वाली जो ओवरलैपिंग है साइड वाइज, इससे बनता है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के बनने में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो वीक ओवरलैपिंग है सिग्मा के कंपैरिजन में। इसीलिए यही वजह है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा इस तरीके से ओवरलैप करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, ज्यादा ओवरलैपिंग है, इफेक्टिव उसको बोलेंगे। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई के कंपेरिजन में। मतलब सिग्मा को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है और पाई को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है। तो इसीलिए पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। यहाँ जो है अगर इसमें हम कुछ नया कोई भी मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जैसे Cl2 ऐड करेंगे, तो पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। ये था एल्काइन, Cl Cl। आगे फिर से आप इसमें फर्दर एडिशन कर सकते हो और ये अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, एक और पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, सिर्फ सिग्मा रह जाएगा। अब जो है इसके आगे नहीं होगा कुछ भी। सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ है। ठीक है, तो एल्काइन, एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से फिर बनेगा एल्केन। अब एल्केन में सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है,
सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वो वाला बॉन्ड आगे नहीं टूट सकता क्योंकि अब ये सैचुरेट हो गया कंपाउंड, अब उसमें आप और कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो है एडिशन रिएक्शन है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp था, यहाँ पे है sp2 और यहाँ पे हो गया sp3। तो एडिशन रिएक्शंस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है, एडिशन में भी और एलिमिनेशन में भी। नेक्स्ट है हमारा एडिशन का एग्जांपल देख लेते हैं। एडिशन की मैकेनिज्म भी जिसके थ्रू जाएगी उसी टाइप की रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल भी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी, तीनों टाइप की हो सकती है। अब एसिटाइलिन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, एसिटाइलिन इज अ एल्काइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें आप H2 ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। रिडक्शन इसको बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। इसके बाद जो है फिर से H2 ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, और एल्केन में अब ये हो गया, ये था अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये भी अनसैचुरेटेड, ये हो गया है सैचुरेटेड। अब आप इसमें और ज्यादा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। सेम रिएक्शन इथाइलिन की Br2 के साथ Br ऐड हो जाएगा। एल्डिहाइड पे अगर HCN की रिएक्शन कराओगे तो साइनोहाइड्रिन बनता है, Cn माइनस यहाँ से अटैक करेगा ऐसे और इसको हाइड्रोलाइज हो गया, ये हो जाएगा OH में। तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि एलिमिनेशन जो है दो साइड एटम के साथ भी हो सकता है। पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये एक कार्बन चेन है, ठीक है, इसके साथ सपोज करो H जुड़ा हुआ है, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी Cl जुड़ा हुआ है। अब अगर ये दोनों निकलते हैं तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा, और ये होता है गामा। अगर ये इसके साथ निकलेगा तो होगा गामा एलिमिनेशन। और अगर एक ही कार्बन से दो ग्रुप निकल जाए, जैसे कि कार्बीन के केस में होता है, एक ही कार्बन से दो ग्रुप निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। तो तीन टाइप के एलिमिनेशन हो सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये आपको ध्यान रखना, और उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे, जैसे ये वाला हमारा है 1,2 डाइब्रोमोमीथेन, 1 और 2 पोजीशन पे दो ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये दोनों ब्रोमीन ग्रुप अगर यहाँ से Br निकले तो बनेगा क्या, Br2, ठीक है, और इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये था हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड और इससे बना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। तो मतलब ये जो है एडिशन का उल्टा होता है एलिमिनेशन जो है। तो यहाँ पे बना है हमारा क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, Br2 यहाँ से निकल गया, इसको हम बोलते हैं डी हेलोजिनेशन। डी वर्ड जब भी केमिस्ट्री में कहीं आए तो इसका मतलब होता है कुछ निकलना, जैसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है गर्मी में, कि क्योंकि गर्मी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी से वाटर रिमूव होता है, अगर आप पानी कम पियोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डी मतलब जैसे हाइड्रेशन होता है वाटर का ऐड होना, तो डिहाइड्रेशन वाटर का रिमूव होना, वैसे हेलोजिनेशन हैलोजन का ऐड होना, और डी हेलोजिनेशन हैलोजन का निकलना। तो यहाँ से हैलोजन निकल गया, ये हमारा बना, तो अल्फा बीटा पोजीशन से निकले हैं। ये देखिए सेम इथाइल ब्रोमाइड हमारा है, तो यहाँ से HBr निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, और ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसको हम कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये डी हेलोजिनेशन था, सिर्फ हेलोजन्स निकले थे। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब एक हेलोजन और दूसरा हाइड्रोजन, तो इसको हम कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है एल्कीन के प्रिपरेशन का। एल्कीन बन रही है इन सबके अंदर। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो हमारा हुआ वही कौन सा, बीटा एलिमिनेशन है, ये अल्फा, ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये अल्फा है सॉरी, इसके रेस्पेक्ट में बीटा, तो ये तो बीटा एलिमिनेशन हुआ। अल्फा एलिमिनेशन मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, एक रिएक्शन पढ़ाई थी कार्बिल एमीन रिएक्शन, और उसमें फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बीन्स का। कार्बीन्स क्या होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वर्क करती है। कार्बीन जिनके ऊपर दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये है कार्बीन।
तो कार्बीन के बनने वाली जो रिएक्शन होती है वो होती है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। जहां पे भी क्लोरोफॉर्म दे रखा हो और उसके साथ बेस दिया हो, समझ लो कि वहां पे कार्बीन का फॉर्मेशन होगा ही। कैसे होता है, ये हमारी क्लोरोफॉर्म है CH Cl3, इसको ऐसे लिखा हुआ है, बेस आया, बेस यहाँ से प्रोटॉन ले जाएगा, प्रोटॉन ले गया तो यहाँ से प्रोटॉन निकला और ये फिर Cl भी निकला। तो एक ही कार्बन एटम से दोनों चीजें निकली हैं, Hb और Cl भी। जब एक ही कार्बन से दो चीजें अटैच हुई निकलती हैं तो उसको हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन, और इससे बनती है हमारी क्या, डाइक्लोरोकार्बीन। इसमें इसकी जो दो रिएक्शन जिनमें कि ये कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होती है वो है हमारी कार्बिलैमिन और रिमर-टिमन रिएक्शन। इसके अलावा एक और गामा, मैंने आपको समझाया था अभी कि गामा एलिमिनेशन भी हो सकता है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें CH2 ठीक है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है Br। अगर ये दोनों Br निकले तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ गामा एलिमिनेशन और यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो एलिमिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से निकला है और क्या प्रोडक्ट बनेगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो होती है जिसमें सिर्फ जो है दोबारा से अरेंज हो जाए सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल, सारे जरूरी नहीं है, एक दो एटम इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है। इसको हम आइसोमराइजेशन भी कहते हैं क्योंकि बनने वाले जो दो प्रोडक्ट होते हैं वो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। जैसे एन ब्यूटेन से बन गया हमारा आइसोब्यूटेन, ठीक है, ये वाला ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो गया, ये लगा लो। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बन गई है, ठीक है। अमोनियम साइनेट से क्या बन गया, यूरिया बन गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स सेम है, जितने एटम्स पहले थे उतने ही बाद में है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप की मैकेनिज्म पॉसिबल है। कोई भी रिएक्शन जो है या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी या आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। दो ही मोटे मोटे दो वेज होते हैं, ठीक है। जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो दो है, आइदर बाय द जो है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और बाय आयनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, आयनिक में कैटायंस और एनायंस बनते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो फ्री रेडिकल देखिए, फ्री रेडिकल कब पॉसिबल हो, फ्री रेडिकल तब होती है जब बॉन्ड आपका होमोलाइटिकली टूटे। मैंने आपको ये बताया था कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक फिक्स होती है, जैसे सब एलिमेंट्स की, वो इसके साथ नहीं है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, और उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में रहेगा या किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हम कार्बन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के ही कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यूजुअली मान के चलते हैं कि बॉन्ड नॉन पोलर है, पर हमेशा नॉन पोलर नहीं रहता। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है और तब कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो इसको हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। पर जब बिल्कुल सेंटर में रहे और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों अलग अलग हो जाए तो बनता है आपका फ्री रेडिकल, और इसको हम होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग दो एटम के बीच में दो तरीके से हो सकती है, या तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, जो उन्होंने क्या किया था, शेयर किया था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि दो कोई लोग इकट्ठे होके कोई बिजनेस शुरू करते हैं और अपने अपने पैसे लगाते हैं। अगर वो नहीं चला, कोई प्रॉब्लम आई, तो अपना अपना शेयर लेके आराम से बिना किसी लड़ाई झगड़े के अलग हो जाए, तो वो हुआ होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और अगर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो, कोई सा एक सारी चीजें लेके चला जाए और कोई एक के ऊपर प्लस चार्ज, कोई एक के ऊपर माइनस चार्ज, तो वहां पे होगा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल्स बनेंगे और हेटेरोलाइटिक में आयंस बनेंगे। अब कहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे होमोलाइटिक होगा और कहाँ पे नहीं होगा? तो पहला तो जो दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। कोई से एक के दिमाग में बेईमानी तो नहीं है, दोनों का नेचर सेम है। पहला तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के चांसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। पहला कि गैसियस स्टेट हो रिएक्टेंट की,
है ना, कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। दूसरा सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जो है क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं कि पोलर सॉल्वेंट जो है मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स डेवलप कर देते हैं, तो मॉलिक्यूल जो है आपका रिएक्टेंट जो है पोलर बन जाता है और फिर आयंस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, गैसेस स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूवी सनलाइट, कुछ भी अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया है ऊपर है एच न्यू, ठीक है, या फिर लिख दिया सनलाइट, या फिर लिख दिया यूवी लाइट, तो इस इनकी प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा परोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस लाइक परोक्साइड, परोक्साइड अगर कहीं दिया है, परोक्साइड वो होता है जिसमें ओ बॉन्ड होता है, ठीक है, और ओ बॉन्ड जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि हाईली नॉन पोलर बॉन्ड है और इसकी एनर्जी भी बहुत कम होती है, सनलाइट से इनफ एनर्जी मिल जाती है इसको तोड़ने के लिए, तो ये जो है बॉन्ड इजीली टूट जाता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ इजीली होता है। तो परऑक्साइड अगर कहीं दे दिया है तो समझ लो फ्री रेडिकल ही बनेगा। mechanism the mechanism of reactions involving the attack of free radical on the substrate molecules, किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अगर कोई फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो उसको हम कहते हैं, उस टाइप की मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये जो है अलग अलग स्टेप्स में होती है, जैसे एक मैकेनिज्म जो है रिएक्शन की आपको पता है कि 3-4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो पहला स्टेप इसका होता है इनिशिएशन स्टेप, मतलब शुरुआती स्टेप। इसमें सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपके पास आपको Br2 दे दिया और यहाँ पे लिख दिया ऐसे सनलाइट, परऑक्साइड, तो सबसे पहले Br के बीच का बॉन्ड टूट के यहाँ पे सपोज करो CH4 भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, जहां बॉन्ड वीक है, जो बॉन्ड वीक बना है और होमोलाइटिकली टूट सकता है, पहले वो टूट जाएगा, ये यहां से टूटेगा, Br रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब ये Br रेडिकल जो है आपका क्या करेगा, अब ये Br रेडिकल, ये जो भी रेडिकल आपका बना है, अब ये अटैक करेगा दूसरी स्पीसीज के और फिर दूसरा रेडिकल बनाएगा। ऐसे ही जो रेडिकल बनते हैं वो जो है आपकी बाकी मॉलिक्यूल पे अटैक करते जाते हैं, नए रेडिकल्स बनते जाते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, प्रोपगेशन स्टेप, नए रेडिकल्स का बनना। और लास्ट में जाके क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप में दो रेडिकल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। तो 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में रेडिकल का बनना और प्रोपगेशन में रेडिकल, एक रेडिकल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चेन रिएक्शन जो होती है, और टर्मिनेशन में 2 रेडिकल मिलकर नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे परोक्साइड मैंने आपको बताया बेंजोइल परोक्साइड है ये, तो यहाँ से टूटेगा, सबसे पहले ये वाला रेडिकल बना, ये रेडिकल HBr पे अटैक किया, ठीक है, यहाँ से H को ले गया तो यहाँ Br रेडिकल बना। अब Br रेडिकल जो है आगे किसी उस पर जैसे कार्बन वाली पे अटैक कर देगा, तो यहाँ से ये नया रेडिकल बना, ये रेडिकल फिर Br से नया रेडिकल, इस तरीके से जो है प्रोपगेशन होता रहता है। और लास्ट में 2 रेडिकल मिलके न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, बाय कपलिंग, कपल हो जाते हैं। दूसरी मैकेनिज्म जो है हमारी, मैंने बताया 2 ही मैकेनिज्म पॉसिबल है किसी भी रिएक्शन के लिए, आइदर जो है आपका फ्री रेडिकल वाली या फिर आयनिक वाली। आयनिक मैकेनिज्म में क्या बनेंगे आपके, आयनिक मैकेनिज्म को पोलर मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर होती है जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से है, वहां पे गैसेस स्टेट था, यहाँ पे है लिक्विड स्टेट। प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, उसका ऑपोजिट है, वहां पे था नॉन पोलर, नॉन पोलर में फ्री रेडिकल और पोलर में आयनिक। और कुछ ना कुछ इफेक्ट लगा हुआ होना चाहिए, इंडक्टिव, मीजोमेरिक या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कोई सा भी लगा हुआ हो, कि इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में ना हो, 2 एटम के किसी एक की तरफ शिफ्ट हो रखे हो, तभी ये पॉसिबल है आयनिक मैकेनिज्म का, ठीक है। और बॉन्ड टूटता है यहाँ पे हेटेरोलाइटिकली, एक के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ये 3-4 फैक्टर आपको याद रखने हैं और ये अप्लाई करके भी देखने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स जो है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका, मीजोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये बेसिक चीज़ है, इनको आपने अच्छे से समझना है। 4-5 चीज़ें ये इफेक्ट की आपका डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, रेजोनेंस, मीजोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनको अच्छे से पढ़ना है और इनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में।
जहाँ से भी पढ़ना है, चाहे आपका मन जहाँ से भी पढ़ने का है, पर इनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए कि होता क्या है ये चीज़ें। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि मैकेनिज्म कितने टाइप की पॉसिबल है और रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए भी कि आगे मैकेनिज्म कहाँ पे कौन सी पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।